जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग जो है सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आपके एग्ज़ाम जो CGL का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो है विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपका जो है स्टैटिक जीके के 30 प्रश्न आएंगे। दोस्तों स्टैटिक जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे और आपका झारखंड जीके के जो झारखंड जीके है इसके जो है आपका 40 क्वेश्चन आएंगे। वहीं कंप्यूटर की बात करते हैं तो दोस्तों 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे और साइंस की बात करते हैं तो साइंस के भी जो है सो 20 क्वेश्चन आएंगे। तो समझ सकते हैं अगर इन सेक्शन में से भी आपका अच्छा स्कोर होता है तो आप जो है आप आराम से जो है सो क्वालिफाई कर जाएंगे। 40-30 जो है सो 70 हुआ और 20 जो है सो कंप्यूटर का 90 हुआ और 20 जो है सो साइंस का यानी कि 110। ठीक है, तो 110 अगर आप क्वेश्चन का प्रिपरेशन बढ़िया से कर लेते हैं तो आपका रीजनिंग रह गया और मैथमेटिक्स रह गया, इसको जो है सो आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। तो आशा करेंगे कि हम लोग जो है सो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उनमें से आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाने हैं दोस्तों वो लगाने वाले हैं वो तीसरा प्रैक्टिस सेट है इस सामान्य अध्ययन का। ठीक है, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 को जो है सो हम लोगों ने अपने इस चैनल पे जो है दे रखा है, अपलोड कर रखा है। आप उनको चाहे तो देख सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को दबा दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आप तक अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। दोस्तों अपने दोस्तों परिवार रिश्तेदार के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए और फ्री ऑफ कॉस्ट इसका जो है सो आनंद उठा पाए, लाभ उठा पाए। तो आइए दोस्तों आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं। आप कमेंट करिएगा दोस्तों कि आपको जो है सो इस प्रैक्टिस सेट में कितना मार्क्स आया। चूँकि 3 प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, ईजी, मॉडरेट और टफ़, और कुछ जो है सो मॉडरेट टू टफ़ भी मिलेंगे और कुछ ईजी टू मॉडरेट भी मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों को देखने के लिए आप जो है सो शुरू से लास्ट तक देखिए, और ताकि सभी जो है सो क्वेश्चन को आप जो है सो एक बार प्रिपरेशन कर पाएँ अच्छे से। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों सऊदी अरब की मुद्रा जो है वो आपका रियाल है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं सऊदी अरब की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों तो इसकी राजधानी जो है रियाद है। दोस्तों क्या है, रियाद इसकी राजधानी है, जबकि रियाल जो है इसकी जो है सो मुद्रा है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यह है स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी कहाँ थी। क्या है, स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी क्या थी। तो पहली राजधानी क्या थी दोस्तों, तो इसकी पहली राजधानी जो थी वो कराची थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कराची इसकी जो है सर्वप्रथम राजधानी बनाई गई थी। और अभी वर्तमान में जो राजधानी है दोस्तों, ये वर्तमान में राजधानी अभी जो है वर्तमान में इस्लामाबाद में है। क्या है, वर्तमान में इस्लामाबाद जो है सो अभी की राजधानी ये है, जबकि कराची इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2028 के लॉस एंजिल्स में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में किन नए खेलों को शामिल किया गया है। तो किन नए खेलों को शामिल किया गया है दोस्तों, देखिए ए में है सर्फिंग, बी में है क्लाइंबिंग और सी में है स्केट बोर्डिंग और डी में दिया है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इन सभी जो है खेलों को शामिल किया गया है, अतः जो है सो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो किस प्रकार है। क्या है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किस भारतीय महिला को दिया गया है। क्या बोल रहा है, हाल ही में 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किस भारतीय महिला को दिया गया है। तो किसको दिया गया है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिव्या हेगड़े। ऑप्शन नंबर ए दिव्या हेगड़े को जो है सो ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, निम्न में कौन शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है।
तो कौन सा शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है दोस्तों? तो देखिए, शास्त्रीय भाषा में शामिल जो है 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया दोस्तों। एक तमिल जो कि 2004 में किया गया है, और संस्कृत को 2005 में किया गया है, कन्नड़ को जो है सो 2008 में किया गया है, तेलुगु को 2008 में किया गया है, मलयालम को जो है सो 2013 में किया गया है, और उड़िया को 2014 में किया गया है। तो इन सभी में से जो है मराठा नहीं है शामिल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, मलयालम की बात करते हैं तो मलयालम को जो है सो 2013 में जो सो शामिल किया गया है। वहीं संस्कृत की बात करते हैं तो 2005 में जो है सो संस्कृत को शामिल किया गया है। और तमिल की बात करते हैं तो तमिल को जो है आपका 2004 में शामिल किया गया है, जबकि मराठी को शामिल नहीं किया गया है। तो हमें नहीं वाला चुनना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे टोटल जो सो 6 भाषाओं को शामिल किया गया है दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो एक क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिलती है, इसीलिए आप जरूर से ज़रूर शुरू से लास्ट तक पढ़िए। भारत के किस संस्थान में जैव ईंटों से निर्मित देश के पहले भवन का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद। दोस्तों IIT हैदराबाद में ही जो है पूर्णतः जैव ईंटों से निर्मित भवन का उद्घाटन किया गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो ये कौन सा व्यक्ति है? तो ये दोस्तों मौर्य राजा अशोक जो थे, इन्हीं का नाम देवानाम प्रियदर्शी जो है था। देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय यानी कि देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है, जबकि मास्की गुर्जरा आदि लेखों में उसका नाम जो है अशोक मिलता है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा गया है? तो तोता ए हिंद किसे कहा गया है दोस्तों? तो तोता ए हिंद जो है सो अमीर खुसरो को कहा जाता है, यानी कि अमीर खुसरो को कहा गया तोता ए हिंद। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता था। अमीर खुसरो को सितार व तबले का आविष्कारक माना जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इन्होंने बम्बई में जो है स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में जो है बम्बई में जो है, जिसको कि मुंबई अभी बोला जाता है, मुंबई में स्थापित किया था। देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते हैं दोस्तों। तो ये समाज सुधारक थे दयानंद सरस्वती, और इन्होंने प्रथम आर्य समाज को 1875 ईस्वी में स्थापित किया था, और वो बम्बई में किया था। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो देखिए, लाला हरदयाल ने जो है सो गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना जो है सो 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 होगा। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को दबा दीजिए, ताकि हमें भी जो है सो अच्छा लगे, हमारा मनोबल बढ़े और हम आप तक अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके
काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले ये जो दिया गया है 3 जो है सो घटना है दोस्तों, इनके काल को लिख लेते हैं, कौन सा समय में क्या हुआ। देखिए, बंगाल विभाजन की बात करते हैं, चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ। ठीक है। वहीं बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो सभी जानते हैं कि 1905 में जो है सो बंगाल विभाजन हुआ। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यानी कि अगर हम लोग इसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहला जो है ये बंगाल विभाजन हुआ, फिर उसके बाद दूसरे में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ जो कि दूसरे नंबर पे आएगा, और तीसरे नंबर पे जो है सो जालियांवाला हत्याकांड आएगा। यानी कि 2, 1 और 3, 2, 1 और 3 जो कि ऑप्शन में है सी में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, यही हमारा हो जाएगा। यानी कि पहले जो है सो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, फिर चंपारण सत्याग्रह जैसे 1917 में, और आखिरी में जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को आराम से बनाइएगा क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आप जब प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो एक्यूरेसी लेवल आपकी बढ़ेगी दोस्तों, और आसानी से इन सभी क्वेश्चनों को टैकल कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि जो सही नहीं है उसको चुनना है। देखिए दोस्तों, शंभू महाराज कथक ये सही है, उत्पल दत्त जो है फिल्म से रिलेटेड है, और भीमसेन जोशी गायन से रिलेटेड है, ये तीनों सही है। जबकि अमीर खुसरो की बात करते हैं तो सरोद ये गलत है दोस्तों। अमीर खुसरो जो है ये सितार से संबंधित है, अमीर खुसरो का संबंध जो है वो सितार से है, ये सितार वादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन को छांटना था, तो ऑप्शन ए जो है गलत है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्या है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। तो किस रेखांश पर अपनाया जाता है भारतीय मानक जो समय, तो ये जो है आपके 82.5 डिग्री उत्तरी रेखांश पर दर्शाया जाता है। 82.5 डिग्री उत्तरी यानी कि ईस्ट रेखांश में अपनाया जाता है अपना भारतीय मानक समय। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, क्या है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो कौन सा स्थित दर्रा जो है सो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, ये जो है आपका सिपकीला दर्रा जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकीला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, और वहीं जोजिला दर्रा की बात करते हैं तो ये जो है आपका लद्दाख में है दोस्तों। कहाँ पे, लद्दाख में। और नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, और वहीं जो है जेलेपला दर्रा की बात करते हैं तो ये भी आपका सिक्किम में ही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सबसे दक्षिण में स्थित है। निम्न में से कौन सबसे दक्षिण में स्थित है, तो कौन है दक्षिण में स्थित, तो ये कार्डोमम हिल जो है ये सबसे दक्षिण में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। तो उपजती है जो वो कौन सी है दोस्तों, उपजाऊ है जो सबसे ज़्यादा होती है इसका मतलब। तो इसका आंसर हो जाएगा चावल दोस्तों। चावल जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में उपजाई जाती है इस भारत में, इसीलिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कमेंट करिए दोस्तों कि इस प्रैक्टिस सेट में आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ताकि जो है आप एक दूसरे से आप अपने आप को ये जो है सो चेक कर पाएँ कि आपको और कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाए, माफ़ कीजिएगा,
कोयले का माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है वो झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड के बाद उड़ीसा का नंबर आता है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा में है, और फिर छत्तीसगढ़ जो है सो तीसरे नंबर पे फिर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत आते हैं? तो कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो देखिए दोस्तों, धन कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है दोस्तों। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत धन कर आता है। जबकि विक्रय कर जो है, विक्रय कर की बात करते हैं, उत्पाद कर की बात करते हैं एवं मनोरंजन कर, ये तीनों जो है अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जबकि धन कर जो है एक प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20वां क्वेश्चन है, उत्पादन फलन संबंध दिखाता है। उत्पादन फलन संबंध दिखाता है, तो ये क्या दिखाता है? ये दोस्तों आपके आरंभिक निवेश और अंतिम निवेश के बीच, आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच के संबंध को दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से पढ़ते हैं, उत्पादन फलन संबंध दिखाता है किसके बीच? आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच संबंध दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को दबा दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आप तक अच्छे कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा पाएँ हमेशा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो कौन सा संगठन सबसे पुराना है दोस्तों? तो देखिए ILO जो संगठन है दोस्तों, ये सबसे पुराना संगठन है। यानी कि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सबसे पुराना संगठन है दोस्तों। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेष एजेंसी है। WHO की बात करते हैं तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, IMF की स्थापना 1945 को, इसकी स्थापना 1945 को, लेकिन है ना। और WHO की बात करते हैं तो WHO की स्थापना जो है वो आपकी 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और FAO की स्थापना जो है 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 1945 को, 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। यही जो है सो सबसे पुराना संगठन है दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो देखिए युग्म सही नहीं है, इसे जो है सो छांटना है। तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है, वो 1961 से 66, यही जो है गलत है दोस्तों, ये युग्म सही नहीं है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये जो है 1974 से 79 के बीच में हुआ था। कब? 1974 से 79 के बीच में हुआ था। और ये DP धर मॉडल पर आधारित था दोस्तों ये योजना। और मुख्य उद्देश्य जो है सो गरीबी उन्मूलन था। गरीबी हटाओ नारा इसी योजना के दौरान दी गई थी। तो ये सभी चीज़ें जो है सो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक
पद का सुझाव दिया गया। तो किस में दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 अधिनियम, 1919 का अधिनियम। इसी में दोस्तों जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। देखिए दोस्तों, भारत सरकार का अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। तो ये समझिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या है? देश तब तक जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है परमादेश। क्या है? परमादेश। देखिए दोस्तों, परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि केंद्र सरकार जो है वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार के साथ इसको शेयर करिए ताकि वो भी इसको लाइक कर पाए वीडियो को और फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो का आनंद ले पाए, वीडियो का लाभ उठा पाए। आइए दोस्तों, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, कौन सी अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है? तो कौन सी अभिव्यक्ति है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्या है? द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक लेखक हैं, पुस्तक के लेखक द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? क्या है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आपके 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, रेडियो दिवस के बारे में जागरूकता फैलाने तथा प्रसारकों के बीच नेटवर्किंग को ताकतवर बनाने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है दोस्तों 13 फरवरी को। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति होती है जिसका अध्यक्ष देश होता है। कौन होता है दोस्तों? तो इसका अध्यक्ष जो है आपके मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति होती है और जिसका अध्यक्ष जो है स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आइए वहीं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में 30 ही क्वेश्चन जो है सो स्टैटिक जीके में पूछे जाएंगे और वो दिया हुआ है। तो आप जो है इसको आसानी से आप बना सकते हैं, बढ़िया से इसको करेक्ट तरीके से लगाइए तो आपका जो है 30 में 30 आने की चांसेस रहेंगे। तो झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? ये दोस्तों आपका झारखंड से भी रिलेटेड जीके है और स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी आता है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई झारखंड की दोस्तों कितनी है? तो ये है 400 आपका जो है 380 किलोमीटर। क्या है दोस्तों? 380 किलोमीटर आपका उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर
पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं दोस्तों, तो ये पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर बोलते हैं तो ये 463 है। जबकि आपका उत्तर यानी कि नॉर्थ से साउथ की लंबाई की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं तो 380 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करेंगे कि आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों, आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और आप तक अच्छे वीडियो अच्छे कंटेंट के साथ प्रोवाइड करा पाएँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाए। और आप कमेंट करिए दोस्तों कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको कितना मार्क्स मिला है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।